प्रिंसियान रोज सभी को प्रतियोगिता के नियमों को समझाते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने मैजिक को टावर पे कैस्ट करते हुए कहते हैं कि इसी के साथ अब प्रतियोगिता की शुरुआत की जाती है। लुमिनेरिया कंपटीशन यह एक प्रकार की ऐसी लड़ाई है जिसमें बुलाए गए क्षमताओं से युक्त एनिमल टावर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और इस प्रतियोगिता में बुलाया गया प्रत्येक एनिमल एक ही रूप और आकार तक सीमित है, लेकिन वे सभी एनिमल जो शक्तियाँ प्रदर्शित करते हैं वह इस बात पर निर्भर करती है कि उनके मास्टर की योग्यता कितनी प्रबल है और वे अपनी क्षमताओं का प्रयोग करते हुए प्रत्येक मंजिल पर फैली हुई बाधाओं को तोड़ते हुए और अगली मंजिल पर पहुंच जाते हैं। और उन सभी प्रतिभागियों में से जिसका भी एनिमल सबसे पहले ऊपर की ओर पहुंचता है वही इस कंपटीशन का विजेता होता है। और इसमें एक नियम यह भी होता है कि अन्य मास्टर के काम में हस्तक्षेप करने की किसी को भी अनुमति नहीं है, लेकिन बुलाए गए बीस्ट के बीच में हमला करने की अनुमति जरूर दी जाती है कि वह एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं। कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और सभी बीस्ट को आदेश दिया जाता है कि वह एक कतार में खड़े हो जाएं। सभी बीस्ट एक कतार में खड़े हो जाते हैं और गिनती शुरू करते ही गो बोला जाता है और सभी बीस्ट टावर की ओर भागने लगते हैं। लेडियन टीएन को समझाते हुए कहता है कि जितने भी बीस्ट को बुलाया गया है वे या तो एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं या फिर एक दूसरे के काम में बाधा डाल सकते हैं। लेकिन क्या आप जानती हैं टीएन फैक्ट्री के बुलाए गए बीस्ट को कोई भी नहीं छू सकता है। और यह सुनकर टीएन आश्चर्य से कहती है कि आखिर ऐसा कोई भी क्यों नहीं कर सकता है। दूसरी ओर कंपटीशन जोरों शोरों से चलता रहता है और फेडरी का बीस्ट पहली बाधा तक पहुंच जाता है और वो अपने मैजिक का प्रयोग करते हुए एक फायर बॉल उसके ऊपर छोड़ता है। उसके फायर बॉल छोड़ते ही पहली बाधा टूट जाती है और वो उसे पार कर लेता है। यह देखकर वह अनाउंस करते हैं कि ओह वाओ, एस्टीरियन ने अपनी पहली बाधा को तोड़ दिया है और उसे पार कर लिया है। और लेडियन टीएन से कहता रहता है कि क्योंकि वह अत्यधिक शक्तिशाली है, यदि आप इसके साथ लड़ाई करते हैं और अक्षमता की स्थिति में पहुंच जाते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे, है ना। इसीलिए उससे भिड़ने के बजाय दूसरे या तीसरे स्थान पर सावधानी से आना बेहतर होगा। दूसरी ओर यह देखकर ओलिवियर कहती है कि यह मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है और फैक्ट्री कहता है कि आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद, लेकिन आप इस बारे में जल्दी क्यों नहीं करती। और यह सुनकर ओलिवियर कहती है कि तो अब आपको तैयार हो जाना चाहिए। ओलिवियर का बीस्ट मंजिलों पर तेजी से आगे बढ़ता जाता है और अनाउंस किया जाता है कि एस्टीरियन के बाद में दूसरी मंजिल पर पहुंचने वाला दूसरा व्यक्ति वोल्फगैंग है। यह देखकर टीएन अपनी बहन ओलिवियर के लिए बहुत ही ज्यादा खुश होती है और सोचती रहती है कि वाह, ब्रदर फेड्री के बाद में सिस्टर ओलिवियर, आप दोनों ही बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और आप दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्राउन हेयर लेडी कहती है कि क्या वोल्फगैंग के उत्तराधिकारी पिछली बार भी दूसरे स्थान पर नहीं थे। और येलो हेयर लेडी कहती है कि बहुत खूब, मुझे लगता है कि शायद ऐसा इसीलिए है क्योंकि उनकी मातृपक्ष एस्टीरियन से है, वह काफी ध्यान देने योग्य प्रदर्शन कर रही है। और नेस्टीरियन परिवार को देखकर लोग कहते रहते हैं कि वैसे यह पहली बार है कि जब नेस्टीरियन ने इतने सालों बाद में प्रतियोगिता में भाग लिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह बहुत पीछे रह गए हैं, है ना। दूसरी ओर रॉबिन अपनी पावर्स का पूरा उपयोग करती रहती है और पूरी ताकत लगाती है, लेकिन वह पहली मंजिल तक भी नहीं पहुंच पाई थी। यह देखकर लोग कहते रहते हैं कि वह बहुत ही ज्यादा पीछे रह गए हैं और उसे देखकर लोग फुसफुसाते हुए कहते रहते हैं कि वह अभी भी बहुत ही ज्यादा छोटी है। फिर भी यहाँ तक कि एस्टीरियन जुड़वा ट्विकल घरों में से एक है, अगर वह इतनी कमजोर है तो क्या होगा। यह सुनकर उसके ग्रैंडफादर को गुस्सा आता रहता है और वह कहते रहते हैं कि क्या इसका मतलब यही नहीं है कि उसमें एक उत्तराधिकारी बनने की योग्यता का अभाव है। यह सब सुनकर उसके ग्रैंडफादर सोचते रहते हैं कि जब उनके परिवार में लीना थी तो नेस्टीरियन परिवार 12 वर्षों तक लगभग एक साथ इस कंपटीशन को जीतता आ रहा था, लेकिन मुझे उससे इतनी उम्मीद नहीं थी। लेपर्ड क्लैन जिसकी योग्यता साम्राज्य में रॉयल फैमिली के बाद दूसरे स्थान पर थी, मैं बस यही आशा करता हूँ कि वह अपनी उपस्थिति ज्ञात करने के लिए पर्याप्त प्रदर्शन करेगी। यह सब देखकर ड्यूक चैंडर को गुस्सा आता रहता है और वो अपनी मुट्ठी को कसते हुए कहते रहते हैं कि आखिर उसकी योग्यताएं इतनी कम कैसे हो सकती हैं, आखिर उसने किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त की है। अपने पिता की बातों को सुनकर कॉर्नेलिया भी शॉक हो जाती है, क्योंकि यह कहकर उन्होंने उसकी शिक्षा के बारे में कहा था क्योंकि वही रोविन का ख्याल रखती थी और उसकी शिक्षा का ध्यान रखती थी। रोविन धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है और यह सब देखकर कॉर्नेलिया सोचती रहती है कि आखिर वह सब पहले से ही इतने ऊपर क्यों है। रोविन अभी तक मुश्किल से दूसरी मंजिल तक ही पहुंच पाई है। रोविन काफी ज्यादा थक
थक गई थी और वो अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ रही थी। यह देखकर कॉर्नेलिया सोचती रहती है कि आखिर आपको इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है। यह सम्मान बहुत ही ज्यादा बेवकूफाना है। रोविन इतना संघर्ष कर रही है। रोविन अपनी पूरी ताकत लगाती रहती है और वह जल्द ही तीसरी लेयर तक पहुंच जाती है और वो सोचती है कि आखिरकार मैं तीसरी मंजिल तक पहुंच ही गई, मैंने यह कर ही लिया। रोविन का बीस्ट तीसरी मंजिल पर पहुंचने ही वाला होता है कि बाकी के दोनों बीस्ट उस पर गिर जाते हैं और वो तीनों ही वापस से दूसरी मंजिल पर आ जाते हैं। यह देखकर स्टेर्लिंग अपनी मुट्ठी को कसते हुए कहता रहता है कि ओ मैंने उन्हें गिराने की कोशिश की, लेकिन यह क्या हुआ, मैं भी साथ में गिर गया। और पिंक हेयर लेडी घबराती हुई कहती है कि लेकिन, और वो कहती है कि इसके लिए मुझे माफ करना। वह अपनी पावर्स का उपयोग करती है और उन तीनों के ही एक बेल को लपेटते हुए उन तीनों को ही तीसरी मंजिल पर लेकर चली जाती है। पिंक हेयर लेडी को ऐसा करते हुए देखकर रोविन और स्टेर्लिंग दोनों ही शॉक हो जाते हैं और स्टेर्लिंग गुस्से से कहता है कि मैंने बस ऐसा इसीलिए किया क्योंकि मैं अंतिम स्थान पर नहीं आना चाहता था। यह सब देखकर रोविन को गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि यह मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है। आखिर ऐसा हमेशा रोविन के साथ ही क्यों होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और अनाउंस किया जाता है कि सभी बुलाए गए बीस्ट अंतिम रेखा तक पहुँच गए हैं। इसी के साथ यह प्रतियोगिता यहीं पर समाप्त हो जाती है। इसी के साथ क्राउन प्रिंस इयान रोस आगे बढ़ते हैं और सभी के स्थान को बताते हुए कहते हैं कि प्रथम स्थान एस्टेरियन को मिला है, दूसरा स्थान वोल्फगैंग को मिला है, तीसरा स्थान ईकर और चौथा स्थान अर्ने को मिला है और सबसे अंतिम और पांचवा स्थान नेस्टेरियन को दिया जाता है। यह सुनकर ड्यूक चेंडर को गुस्सा आने लगता है क्योंकि उन्हें सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है और वो सोचते हैं कि आखिर यह क्या हो रहा है। प्रिंस इयान रोस विजेता को आगे बुलाते हुए कहते हैं कि फेड्री एस्टेरियन, आप इस प्रतियोगिता की विजेता हैं, आगे बढ़िए। फेड्री आगे बढ़ते हैं और क्राउन प्रिंस कहते हैं कि जैसा कि एम्पायर ने आदेश दिया है कि जो इस कंपटीशन को जीतेगा हम उसकी एक इच्छा को पूरा करेंगे, इसीलिए आप अपनी इच्छा बता सकते हैं। और फेड्री कहता है कि मैं बर्फ के मैदान की सांस का अधिक से अधिक आनंद लेना चाहता हूँ, जहाँ तक कि यह संभव हो पाए वर्तमान में नेस्टेरियन के पास। और यह सुनकर ड्यूक चेंडर नेस्टेरियन शॉक हो जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहते हैं कि आखिर आप क्या कहना चाहते हैं। फेड्री की बातों को सुनकर अंदर ही अंदर क्राउन प्रिंस को भी गुस्सा आता रहता है और इयान रोस सोचते रहते हैं कि फेड्री वह बहुत ही ज्यादा कमीना व्यक्ति है। मुझे यकीन था कि वह इसी मौके का इतने दिनों से इंतजार कर रहा था। दूसरी ओर फेड्री मन ही मन खुश होता रहता है और सोचता रहता है कि आखिरकार मैं जीत ही गया, एक फ्लावर पर गर्व कर रहा हूँ गंभीरता से। यदि आप परेशान हैं तो आपको भी प्रतियोगिता में शामिल होना चाहिए था। दूसरी ओर ड्यूक चेंडर अपनी सीट से खड़े होते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि एक एस्टेरियन जो कि ठंड के प्रति कमजोर है, उसको बर्फ के मैदान की सांस की आखिर क्या आवश्यकता है। क्या आप जानते हैं कि वह खजाना कितना कीमती है। और फेड्री कहता है कि मेरी प्यारी सी छोटी सी बहन गर्मी के प्रति बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है और इसीलिए हमारे लिए उस छोटी सी बच्ची से मूल्यवान और कोई भी खजाना नहीं है। यह सुनकर टियन खुश होती है और सोचती है कि क्या सच में ब्रदर ने यह सब मेरे लिए किया, और वो कहती है ब्रदर। दूसरी ओर प्रिंस इयान रोस गहरी सांस लेते हुए कहते हैं कि प्रतियोगिता से मिलने वाला पुरस्कार एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा है जो सभी नोबल परिवारों की सहमति से बनी है। नेस्टेरियन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आइए हम उन्हें उनकी जरूरत की चीजें रखने दें और बाकी चीजें आपस में बांट लें। यह सब सुनकर रोविन को गुस्सा आने लगता है और वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती है और चिल्लाते हुए कहती है आखिर यह सब क्या है। रोविन की आंखों में आंसू थे और वो घबराते हुए कहती है कि यहाँ तक कि रोविन को भी यह सब समझ में नहीं आया और आखिर हम यह सभी एक हाफ ब्लड को क्यों दें। रोविन को ऐसी बातें करते हुए देखकर वहाँ पर बैठी लेडी से बातें करती रहती है कि हे भगवान, क्या आपने सुना कि अभी अभी उसने क्या कहा। और लोगों को फुसफुसाते हुए देखकर ड्यूक चेंडर गुस्से से चिल्लाते हैं कि आपको चुप रहना चाहिए और ऐसा प्रदर्शन करने पर आपको शर्म आनी चाहिए, इसीलिए अपना मुंह बंद करो और चुप रहो। यह देखकर ड्यूक कार्सस जल्दी से टियन के कानों को बंद कर लेते हैं ताकि वह यह सब न सुन पाए। और दूसरी ओर ड्यूक चेंडर बाव करते हुए कहते हैं कि हम योहानेस क्राउन प्रिंस की इच्छाओं का पालन करते हैं। मेरी ग्रैंड डॉटर अभी भी छोटी है और कम पढ़ी लिखी है, मैं उसके अपमानजनक व्यवहार के लिए आपसे माफी चाहता हूँ।
दूसरी ओर अपने ग्रैंडफादर को ऐसा कहते हुए देखकर रोवेन चुपचाप वहाँ पर खड़ी रहती है और यह सब देखकर क्राउन प्रिंस इयान रोज सोचते रहते हैं कि इन सब में कितनी गड़बड़ हो गई। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और टियन अपने भाई को बधाई देने के लिए उसके पास चली जाती है और वो स्माइल करते हुए कहती है कि ब्रदर आप सचमुच बहुत ही ज्यादा अद्भुत हैं। और फैक्ट्री स्माइल करते हुए कहता है कि इसके लिए आपका धन्यवाद टियन। फैक्ट्री टियन से कहता है कि गर्मी आते ही यह और भी ज्यादा गर्म हो जाएगा। अगर हमें बर्फ के मैदान की सांस मिल जाएगी तो हम मेंशन को सजा सकेंगे और आपके लिए बहुत सारी चीजें बना सकेंगे, फिर चिंता करने की कोई बात नहीं होगी। टियन खुश थी कि उसके ब्रदर ने उसके लिए इतना कुछ किया और वो धन्यवाद देते हुए कहती है कि लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इतनी जरूरत होगी, क्या थोड़ा सा ही काफी नहीं होगा। टियन सोचती रहती है कि यह पहली बार था जब मैंने ग्रैंडफादर चैंडलर को रोविन पर गुस्से से चिल्लाते हुए देखा है और रोविन ने इस पर उस तरह का चेहरा बनाया, ऐसा मैंने कभी भी नहीं देखा था। क्या रोविन को वापस जाने पर डांटा जाएगा जैसा कि मेरे साथ किया जाता था। अचानक से ओलिवियर भी वहाँ पर आ जाती है और टियन को चिंतित देखते हुए वह गले लगाते हुए कहती है कि ओ मेरी प्यारी सी टियन, क्या आप उस मतलबी नेस्टेरियन के बारे में चिंतित हैं? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप बहुत ही ज्यादा प्यारी और दयालु हैं। और लेडियन ओलिवियर से कहता है कि तो आप यहाँ पर है जो कि दूसरे स्थान पर आई हैं। यह सुनकर ओलिवियर को गुस्सा आ जाता है और वो उससे लड़ाई करने लगती है। यह देखकर फेड्री कहता है कि खैर यह पर्याप्त होना चाहिए और बाकी भी वह छोड़ देंगे और हिज मैजेस्टी सत्ता में होते तो वह एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन अब फिर वे सिर्फ इसीलिए नाटक कर रहे हैं क्योंकि क्राउन प्रिंस यहाँ पर थे। अचानक से फेड्री को याद आता है और वो कहता है कि ओ इसके अलावा आज मैं इसके बारे में सोच रहा था कि इयान बहुत ही अच्छे नहीं लग रहे थे, जैसे कि वह बीमार हो या फिर कुछ और। यह सुनकर टियन भी चिंतित होती है और सोचती है कि आखिर उन्हें क्या हो सकता है और वो कहती है लॉर्ड इयान। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और क्राउन प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे। शायद यह उस ब्लैक फॉग के कारण हो सकता है जो कि अचानक से ही प्रकट हो गई थी। वह दोनों काफी ज्यादा लड़ रहे थे और उन्हें देखकर ड्यूक कार्सस कहते रहते हैं कि बच्चों को इतना नहीं लड़ना चाहिए, अब उन्हें शांत हो जाना चाहिए। और इसके बाद में वह इंपीरियल सिटी चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उनके लिए कोई अगला कार्यक्रम था। वह सभी मेंशन पर वापस लौट आते हैं और यह देखकर लेडियन कहता है कि आखिर आप हमारी विला में ऐसे कैसे आ सकती हैं? आपको तो यहाँ पर होना भी नहीं चाहिए था। और ओलिवियर कहती है कि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि हम एक दूसरे को हर दिन देखते रहते हैं, फिर भी आजकल आप बहुत ही ज्यादा नाटक करते रहते हैं। ओलिवियर टियन को गले लगाते हुए कहती है कि इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान का पुरस्कार टियन से गले लगना और आराम से उसके साथ आराम करना है। और टियन मुझे अपने मुलायम पंजों से टच कर रही है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और फैक्ट्री कहता है कि आप चाहें या ना चाहें पर टियन पर अधिक काम मत डालना। और अचानक से वहाँ पर बटलर आ जाता है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह किसी चीज के बारे में चिंतित हो। बटलर कहता है कि हमारे यहाँ पर गेस्ट आए हैं और वह गेस्ट और कोई नहीं सेड्रिक था जिसने कि एक लाल कपड़े में कुछ पकड़ा हुआ था। और वो कहता है कि अचानक आने के लिए मुझे माफ करना। यह देखकर वह सभी सरप्राइज हो जाते हैं और ओलिवियर कहती है वह तो प्रिंस इयान का सहयोगी है ना। और फैक्ट्री कहता है कि हाँ वह लॉर्ड सेड्रिक है। फैक्ट्री उनसे कहता है कि हमारी गाड़ी भी यहाँ पर अभी अभी आई है, क्या आप हमारी गाड़ी के पीछे पीछे ही आए हैं? और सेड्रिक कहता है कि यह बहुत ही ज्यादा जरूरी था इसीलिए मैं यहीं पर आ गया। और अचानक से वह लाल कपड़ा हट जाता है और वहाँ पर एक लोयन का प्यारा सा बच्चा होता है और वो और कोई नहीं इयान रोज थे। यह देखकर वह हंसने लगते हैं और फैक्ट्री कहता है कि वाह यह क्या गड़बड़ है। और लेडियन कहता है कि क्या आप वास्तव में वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1 घंटे पहले ही प्रतियोगिता की मेजबानी की थी योर हाइनेस? मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। और योर हाइनेस चिल्लाते हुए कहते हैं कि मुझे तंग करना बंद करो। प्रिंस इयान रोज कहते हैं कि मुझे चुपके से बाहर निकलना पड़ा, इसीलिए मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। जब मैंने अपनी स्थिति बताई तो हिज मैजेस्टी ने अचानक से मुझे बाहर जाने का आदेश दे दिया। वह तीनों ही उसकी बात को सुनकर सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं कि आप किस प्रकार की स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और वो सभी अंदर आ जाते हैं और योहाइनेस भी अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या आप इसे देख सकते हैं? और
और वो सभी कहते हैं कि क्या देखना है, ये सिर्फ एक हाथ है ना। लेकिन टियन को साफ साफ दिखाई दे रहा था कि योहानेस के हाथ के चारों तरफ ब्लैक फॉग फैली हुई है। उसे देखकर वह कहती है कि आखिर यह क्या है, और योहानेस कहते हैं कि तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ टियन ही इसे देख सकती है। और टियन की मैजिकल फिश को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वह उसे देखकर गुस्सा हो। ओलिविया कहती है कि आखिर वास्तव में यह है क्या, और टियन कहती है कि लॉर्ड इयान के हाथ के चारों ओर एक ब्लैक फॉग लिपटी हुई है। और प्रिंस इयान रोज कहते हैं कि उद्घाटन समारोह के ठीक पहले ही मेरी क्षमताएं खराब होने लगी थी, क्योंकि जब मैंने अपनी एबिलिटी का उपयोग किया तो एक उपस्थान काले रंग में खुल गया और मैं उसका स्वरूप वैसा नहीं बनाए रख सका जैसा कि उसे होना चाहिए था। उस क्षण से मेरी शारीरिक स्थिति बद से बदतर होने लगी। और जब मैंने आज हिज मैजेस्टी से इस बारे में बात की, क्योंकि मुझे बुरा लग रहा था, और फिर उन्होंने तुरंत मेरे बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि समापन समारोह तक मैं कहीं न जाऊं और केवल क्राउन प्रिंस के पैलेस में ही रहूं। यहाँ तक कि उन्होंने महल के कर्मचारियों की संख्या भी बिल्कुल कम कर दी तथा केवल महल के बाहर के सैनिकों को ही रखने दिया। फैड्री कहता है कि आखिर उन्होंने पैलेस के कर्मचारियों की संख्या कम क्यों कर दी। इसके अलावा आपको देखकर टियन की फिशेस इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है। और योहानेस गहरी सांस लेते हुए कहते हैं कि कौन जानता है, शायद वे चिंतित हैं कि मैं परेशानी खड़ी कर दूंगा। उस ऑरा को महसूस करते हुए टियन कहती है कि मैंने पहले भी ऐसी ऊर्जा को महसूस किया है। और यह सुनकर फैड्री आश्चर्य से कहता है कि लेकिन कब। टियन कहती है कि कल जब हम सड़क पर घूम रहे थे, मैं इसे देख नहीं सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई अप्रिय चीज मेरे पास से गुजरी और मेरे शरीर के चारों ओर लिपट गई। वह पूरी तरह से काला और गहरा, बिल्कुल चिपचिपा सा महसूस हो रहा था, और मुझे यकीन है कि यह इसी के समान था जैसा कि मुझे अभी इससे महसूस हो रहा है। और फैड्री कहते हैं कि शायद ऐसा इसीलिए है क्योंकि टियन के पास लाइट एबिलिटी है, इसीलिए वह इसे महसूस कर सकती है और हम नहीं। तो फिर कोई अजीब सी अलौकिक शक्ति वाला व्यक्ति अवश्य ही कुछ करने की योजना बना रहा होगा। ओलिवियर चिंतित होते हुए कहती है कि क्या यह तो खतरनाक लगता है। यदि यह इयान की शक्तियों को भी प्रभावित कर सकता है तो यह कोई साधारण शक्ति नहीं हो सकती है। और लेडियन कहता है कि बिल्कुल सही कहा, क्या कोई इंपीरियल परिवार को निशाना बना रहा है। फैड्री कहता है कि यह फेस्टिवल का समय है, इसीलिए एम्पायर के सभी मुख्य नोबल लोग कैपिटल में ही एकत्रित हुए हैं। और यदि कोई व्यक्ति किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। और ओलिवियर कहती है कि हाँ, यदि ऐसा है तो उन्हें इस उत्सव को अभी रद्द कर देना चाहिए और सबकी तलाशी लेनी चाहिए ताकि उसका पता चल सके। उनकी बातों को सुनकर प्रिंस इयान रोज टियन से कहते हैं कि टियन, आपने कहा था कि आपने वास्तव में कुछ भी संदिग्ध नहीं देखा। और टियन कहती है कि हाँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। और प्रिंस इयान रोज कहते हैं कि यदि हमारे पास कोई स्पष्ट गवाह या सबूत नहीं है तो हम केवल संदेह के आधार पर इस महोत्सव को रद्द नहीं कर सकते। इसके अलावा यह एम्पायर का सबसे बड़ा आयोजन है जिसकी तैयारी 3 वर्षों से की जा रही है। प्रिंस इयान रोज अपनी मुट्ठी को कसते हुए कहते हैं कि सबसे पहले हम कैपिटल की सुरक्षा को मजबूत करेंगे। यदि मैं उनका लक्ष्य हूँ तो जैसा कि हिज मैजेस्टी ने आदेश दिया है, क्राउन प्रिंस को रॉयल पैलेस में ही चुपचाप रहना चाहिए जिससे कि उनकी सुरक्षा हो सके। और यही सभी के हित में होगा। मैं हिज मैजेस्टी को भी सूचित करूंगा कि भले ही मुझे थोड़ी सी डांट पड़े, ऐसा लगता है कि यह ऐसी बात है जिसकी मुझे उन्हें रिपोर्ट करनी चाहिए। और टियन कहती है कि लॉर्ड इयान। टियन उसके बारे में चिंतित थी और यह देखकर इयान रोज उसके सर को सहलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह फिर अपने हाथ को पीछे ले लेते हैं। वह टियन से कहते हैं कि यह सब ठीक है टियन, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं होगा। वह इस बारे में बातें करते रहते हैं और कुछ समय बाद में उनकी बातें पूरी हो जाने के बाद में प्रिंस इयान रोज वहाँ से चले जाते हैं। टियन उसे जाते हुए देखकर अभी भी चिंतित थी और ओलिवियर कहती है कि आखिर यह क्या हो सकता है, लेकिन यदि मैं इसके बारे में सोचूं तो मेरे पास कपड़े बदलने के लिए भी समय नहीं है। अचानक से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और फैड्री कहता है कि अंदर आ जाओ। और मैड अंदर आते हुए उनसे कहती है कि मास्टर ने कहा है कि सभी को सूचित कर दिया जाए कि हम आज शाम का भोजन एक साथ में करेंगे। यह सुनकर फैड्री कहता है कि क्या सच में ग्रैंडपा ने ऐसा कहा। और लेडियन कहता है कि उद्घाटन समारोह के बाद से ही वह बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहे हैं, उनके पास मुश्किल से समय रहा होगा और हम उन्हें मुश्किल से देख पाए होंगे। क्या अब उनके पास हमारे लिए खाली समय है।
ओलिवियर स्माइल करते हुए कहती है कि तो फिर हमें माँ और पिताजी को भी आने के लिए कहना चाहिए। मुझे यकीन है कि कुछ विशेष मुख्य व्यंजन भी होंगे। मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित हूँ। फैक्ट्री कहता है कि यह तथ्य कि उन्होंने विशेष रूप से यह संदेश दिया है तो मुझे यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद इसके पीछे कोई कारण अवश्य होगा, इसीलिए उन्होंने भोजन के दौरान इसे कहने के लिए कुछ सोचा होगा। टियन सोचती रहती है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे एक अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही है लॉर्ड इयान के लिए भी और मेरे परिवार के लिए भी। मैं आशा करती हूँ कि कुछ भी बुरा न हो।